Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to start the topic phosphogenes. In your last unit of third year silicons and phosphogenes, I have completed the part of silicons with two videos whose link you can get in the description. अगर किसी ने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो. आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे phosphogenes. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find the video useful, kindly give it a like. Let's start with the topic. So जैसे सिलिकन्स एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का टाइप होता है, वैसे ही फॉस्फोजीन्स भी एक टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है जी. फॉस्फोजीन्स की जो बेसिक बैकबोन यूनिट होती है उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, एंड फिर फॉस्फोरस से फर्दर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एंड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ये बॉन्ड बनते बनते चेन एक्सटेंड होती रहती है और इनका पॉलीमराइजेशन होता है. सो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आप देख सकते हो, N डबल बॉन्ड P, where P is further attached to two R groups and N molecules of this group will make polyphosphogenes. यहाँ पर जो बच्चों R ग्रुप प्रेजेंट है उनको हम साइड ग्रुप्स बोलते हैं. हर फॉस्फोरस पे ऐसे दो साइड ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए. इसका हम जनरल स्ट्रक्चर NPR2 होल N भी लिख सकते हैं. ये जो R ग्रुप है ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई इनऑर्गेनिक यूनिट्स भी हो सकती हैं. अब ये पॉलीफॉस्फोजीन्स बनते कैसे हैं? जो ये हमने जनरल यूनिट देखी ऐसी जब अप्रॉक्सीमेटली 15,000 यूनिट्स आपस में मिलती हैं, रिपीटिंग यूनिट्स एंड टू एंड एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम पॉलीफॉस्फोजीन्स कहते हैं. 15,000 इज लाइक अ मिनिमम नंबर. उसके बाद जितने भी आप चाहे ऐड करते रहो, ठीक है, उससे हमारे मिलकर फॉस्फोजीन्स बनते हैं. इसका जनरल यूनिट का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, बट ये सिर्फ लीनियर पॉलीमर की तरह ही नहीं बल्कि साइक्लिक फॉर्म में भी एक्सिस्ट करते हैं. इसके जनरली साइक्लिक ट्राइमर NPR2 थ्राइस और साइक्लिक टेट्रामर NPR2 4 ये एग्जिस्ट करते हैं. इसका आप स्ट्रक्चर देख भी सकते हो कि साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बॉन्ड है, फिर फर्दर फॉस्फोरस से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे रिंग बन गई है, तो ये बेसिकली साइक्लिक ट्राइमर बन गया है. इनको हम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन. यहाँ पे फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है और नाइट्रल ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स. अब अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा कि फॉस्फोरस पे R ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये R ग्रुप अगर हमारे पास हेलोजेंस हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बोल सकते हैं हम इसको पॉली हेलोफॉस्फोजीन्स, यानी कि फॉस्फोजीन्स में हेलोजन सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे पॉली हेलोफॉस्फोजीन कंपाउंड्स. ये सबसे ज़्यादा नोन फॉस्फोजीन कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डिस्कवरी भी हुई है, तो इन्हीं को हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोजीन्स. अगर मैं फॉस्फोजीन्स प्रिपेयर करना चाहूँ तो मैं कौन कौन से अलग वेज से उसको प्रिपेयर कर सकती हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमें पर्टिकुलरली हेलोफॉस्फोजीन्स ही बनाने हो तो उसको बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं. द फर्स्ट मेथड इज़ कि हम क्या लें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लें PCl5, उसका रिएक्शन कराएं अमोनियम क्लोराइड के साथ. ठीक है, हमने एक्सेस में अमोनियम क्लोराइड उसमें ऐड किया, दैट इज NH4Cl. तो PCl5 और NH4Cl आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट क्लोरोबेंजीन. टेम्परेचर हम यहाँ पे फिक्स करते हैं 120 से 140 डिग्री सेल्सियस, और तब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं PnCl2n प्लस HCl के मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो PnCl2n टाइम्स बना है यही हमारा क्या है, पॉली हेलोफॉस्फोजीन्स. एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हमने हेलोजन लिया है दैट इज क्लोरीन, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉली क्लोरोफॉस्फोजीन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. अब जो हमने बोला कि इसका फॉर्मूला क्या बना जनरल PnCl2n, तो यहाँ पे जो n है दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ PnCl2. दिस कुड बी 3, 4, 5, 6. अगर ये 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी होता है एंड फर्दर, तो ये साइक्लिक मिक्सचर भी बना सकता है या फिर लीनियर चेन्स भी बना सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं.
सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड एंड इसमें आप देख सकते हो जैसे PnCl2n बनता है, बट जो इसमें मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं जनरली वो साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है, यानी कि PnCl2 थ्राइस और साइक्लिक टेट्रामर PnCl2 4, ये जनरली मेजर कंपाउंड्स इसमें बनते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर पॉलीक्लोरोफॉस्फेजीन्स. सेकेंड मेथड अगर हम देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, P3N5 के N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं क्लोरीन की प्रेजेंस में एट 700 डिग्री सेल्सियस तो भी हमें PnCl2n की यूनिट्स मिल जाती है. थर्ड मेथड अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, S4N4 का मॉलिक्यूल लेंगे, उसका रिएक्शन थायनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3. तो रिएक्शन के बाद बच्चों में मिलता है PnCl2 थ्राइस यानी कि साइक्लिक ट्राइमर, और साथ में सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन भी फॉर्म होता है. सो इससे भी हम यहाँ पे साइक्लिक ट्राइमर बना सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके. अगर हमें पर्टिकुलरली इसमें बनाना हो, अगर हमें क्लोरीन की जगह फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन कराना हो यानी कि पॉलीफ्लोरोफॉस्फेजीन्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पॉलीक्लोरोफॉस्फेजीन्स ही लेंगे क्योंकि इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है. उसका रिएक्शन हम कराते हैं KSO2F के साथ, ठीक है, यानी कि पोटेशियम फ्लोरोसल्फाइड के साथ, और रिएक्शन के बाद फ्लोरीन इस PnCl2 थ्राइस मॉलिक्यूल में क्लोरीन को सभी जगह सब्स्टिट्यूट करके क्या बना लेता है, PnF2 थ्राइस यानी कि फॉस्फोर नाइट्रोलिक फ्लोराइड, और साथ में KCl प्लस SO2. तो इसको यूज करके आप पॉलीफ्लोरोफॉस्फेजीन बना सकते हो. नेक्स्ट मेथड, अगर हमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों का ही मिक्सचर चाहिए हो फॉस्फेजीन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरो पॉलीमर ऑफ फॉस्फेजीन. तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले PnCl2 थ्राइस ही लेंगे, इसमें ऐड करेंगे PbF2, ठीक है, लेड फ्लोराइड, और रिएक्शन के बाद हमें मिल जाएगा PnFCl4 प्लस PbCl2. सो इस रिएक्शन को यूज करके भी बच्चों आप इजीली पॉली क्लोरोफ्लोरोफॉस्फेजीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे से मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब अगर हमें सिर्फ हेलोफॉस्फेजीन्स ही ना बनाने हो, इसके अलावा कोई और ग्रुप चाहिए हो, अलग तरह का फॉस्फेजीन्स चाहिए हो, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर करने का मेथड भी अलग होता है. ऑल्दो उसमें भी जो हम इनिशियली यूनिट लेते हैं जिसको यूज करके हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, दैट इज PnCl2 थ्राइस यानी कि साइक्लिक ट्राइमर ऑफ पॉलीक्लोरोफॉस्फेजीन. सो कैसे होंगी ये प्रिपरेशंस, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेजर रोल है. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो साइक्लिक ट्राइमर है NPCl2 थ्राइस उसको लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे. प्रिपरेशन का मेथड हमने भी देखा ही था, PCl5 और H4Cl का रिएक्शन करा के. तो ये प्रिपेयर हो गया. अब इस NPCl2 थ्राइस का रिएक्शन हम कराएंगे एक सील्ड कंटेनर में, इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे और इसको 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे. जब हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, जो ये साइक्लिक ट्राइमर है जिसमें रिंग्स बनी हुई है, तो इस रिंग की ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. तो ये रिंग ओपन हो जाएगी एंड इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. सो इसकी पॉलीमेरिक चेन फॉर्म हो जाएगी. अब बच्चों अगर इसी पॉलीमेरिक चेन को आप फर्दर कंटिन्यूसली हीट करते रहोगे तो हीट करने पे क्रॉस लिंक्ड हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को हम इनऑर्गेनिक रबर भी बोलते हैं. बट अगर आप इसको और ज़्यादा हीट ना करो, वहीं पे रोक दो कि जैसे ही पॉलीमराइजेशन हुआ हमने उस रिएक्शन को रोक दिया, एंड फिर हमारे पास जो यूनिट बनी यानी कि ओपन जो हो गई पॉलीमराइज चेन NPCl2n यूनिट, इसमें अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दें तो यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बहुत इजीली, एंड जो इसमें जो 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है उसकी जगह पे वो न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर सकता है. जैसे कि आप इसकी यूनिट देख भी सकते हो, NPR2N इसमें जनरल यूनिट बन जाएगी. यहाँ पे R क्या है, वही ग्रुप है जो एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जिसने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया है. सो इस मेथड को यूज करके हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू अलग अलग तरह के पॉलीफॉस्फेजीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमने NPCl2n यूनिट लिया, उसमें हमने ऐड किया RONA. सो हमें पता ही है RONA में जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है वो क्या है, OR-. सो यहाँ पे यही होगा, ये OR- क्लोरीन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा. तो आप प्रोडक्ट देख सकते हो N+P OR twice N यूनिट्स. इसी तरह से अगर हम इसमें RNH2 ऐड कर दे तो RNH2 में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, NHR-. सो यहाँ पे क्लोरीन की जगह दोनों ग्रुप्स हो जाएंगे NHR. तो आप प्रोडक्ट देख सकते हो N+P NHR twice N यूनिट्स. सो इस तरह से हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं यूजिंग दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो जो आप न्यूक्लियोफाइल लाओगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें फॉस्फेजीन्स मॉडिफाई होकर आपको मिल जाएगा. तो ये बहुत अच्छा मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, ठीक है जी.
नाउ नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं प्रिपरेशन का। इसमें एक और टाइप ऑफ प्रिपरेशन आपको बताया गया, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हमें ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फेजीन्स चाहिए हो तो इसमें बस जो हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, या फिर बोल सकते हैं जो हम इनिशियल हमारा यूनिट लेंगे रिएक्टेंट का, उसमें जो हम ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है हमेशा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हमने क्या लिया है, देखो हमने यूनिट लिया है NPF2 थ्राइस, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि फ्लोरोफॉस्फेजीन का हमने साइक्लिक ट्राइमर लिया। इसका देखो जब हम रिएक्शन करा रहे हैं PHLI के साथ, इसमें PHLI में हमें पता है जो पीएच है वो एक ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट है। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे यहाँ से LiF रिमूव होगा और एक पीएच जाके फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। उसको जब हम फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीट करने पे इसमें रिंग ओपनिंग हो जाएगी और पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें फर्दर N यूनिट्स ज्वाइन हो गई, ठीक है। इसमें अब जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल RONA इन्होंने ऐड किया, तो बाकी जितने भी फ्लोरीन है उसको तो OR रिप्लेस कर देगा, बट जो पीएच यानी कि जो हमने ऑर्गेनोमेटालिक ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था PHLI वाला, वो एज इट इज फॉस्फोरस से जुड़ा रहेगा। तो इस मेथड को यूज करके हम ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फोजीन्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करके हम साइक्लिक ट्राइमर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साइक्लिक टेट्रामर्स भी इनके प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। So this was all about the preparation of polyphosphazenes. Now moving on to the properties of polyphosphazenes. तो बच्चों इसमें हमें यहाँ पे इसकी टोटल 3-4 प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने इसमें आपके ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, लाइक पर्टिकुलरली NPCl2 थ्राइस और NPCl2 4 के बारे में। जो हमारा साइक्लिक ट्राइमर होता है NPCl2 थ्राइस, उसका मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 256 डिग्री सेल्सियस होता है, ईजिली ईथर बेंजीन यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाता है। जबकि अगर हम NPCl2 4 की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 123 डिग्री सेल्सियस होता है। उसकी सॉल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट NPCl2 थ्राइस के कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। यहीं पे अगर हम इन दोनों को हीट करें अप टू 150 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों ही पॉलीमराइज होकर एक इलास्टिक प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। और अगर हम इससे भी ज़्यादा हीट करें 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएं तो ये प्रोडक्ट्स डीपॉलीमराइज हो जाते हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमें आप इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस और रिएक्शन विद अमोनिया देखना है। सो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली यहाँ पर जो हम फॉस्फोनाइट्रोलिक क्लोराइड्स लेंगे, उसका क्लोरीन एटम हमें पता ही है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको हम इजीली रिप्लेस करा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, OH, OR, SH, SCN, NH2, NR2, ये सब करके क्या कर सकते हैं, इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हो, NPCl2 थ्राइस हमने लिया, उसमें हमने डाला KS2F, तो यहाँ पे क्या हुआ था, फ्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया था, तो क्या बन गया NPF2 थ्राइस। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम NaSCN ऐड कर दे तो क्या होगा, क्लोरीन की जगह SCN ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि NPSCN twice 3 प्लस NaCl। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप NaOR ऐड कर दो तो सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, OR ग्रुप, तो ये बन जाएगा NPOR2 थ्राइस प्लस 6 NaCl, ठीक है जी। सो इनको हम ऐसे आप लिख लो NPCl2 थ्राइस की फॉर्म में, या फिर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख लो। बात तो वही है, साइक्लिक फॉर्म में जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में क्लोरीन की जगह OR लिख रहे हो, जब आप साइक्लिक फॉर्म में लिखोगे तो जहां जहां क्लोरीन होगा वहां पे OR का बॉन्ड बना दोगे। सिंपल है बिल्कुल प्रिपरेशन, ठीक है। सो इसको यूज करके हम अलग अलग टाइप के फॉस्फोजीन्स भी बना सकते हैं, और ये इसकी प्रॉपर्टी में भी आ सकता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जो है दैट इज हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों इन ट्राइमर्स को, यानी कि जो NPCl2 थ्राइस N है और जिसके टेट्रामर है, इनको हम हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ट्राइमर की बात करें NPCl2 थ्राइस, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और हर क्लोरीन की जगह OH मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वो बॉन्ड बन जाता है OH बॉन्ड के साथ। इसी को हम ट्राइमेटाफॉस्फेमिक एसिड भी बोल सकते हैं। यही ट्राइमेटाफॉस्फेमिक एसिड आइसोमेराइजेशन करके फर्दर ट्राइमेटा इमिडोफॉस्फेरिक एसिड भी बना लेता है, ठीक है जी। सो इसमें आप देख सकते हो आइसोमेरेशन कैसे हुआ, जो पहले अंदर
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के डबल बॉन्ड्स थे वो सिंगल में कन्वर्ट हो गए, और जो पहले OH OH ग्रुप जुड़े थे फॉस्फोरस में, वहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप जुड़ गया। इसको हम ट्राई मेटा इमिडो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। सो ये आप इसकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में लिख सकते हो। बहुत ईजी याद करना, कुछ भी नहीं करना है। वाटर के साथ रिएक्शन किया, OH OH जुड़ गया, आइसोमराइजेशन हुआ तो डबल बॉन्ड O और OH जुड़ गया हर फॉस्फोरस पे। एकदम सिंपल रिएक्शन है। अगर यहीं पे आप टेट्रामर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो टेट्रामर के हाइड्रोलाइसिस में बस हमें बॉइलिंग वाटर लेना होता है, एंड इसमें भी सिमिलर वे में बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस हो जाता है जैसे ट्राइमर में हुआ। लास्ट रिएक्शन या इसकी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक एसिड का, उस केस में भी आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को कौन रिप्लेस करेगा यहाँ पे, NH2 ग्रुप। जब क्लोरीन को NH2 को रिप्लेस करेगा तो आप देख सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसी को अगर हम फर्दर हीट कर दें, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो फिर से आइसोमराइजेशन बोल सकते हैं एक न्यू तरह का हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे फॉस्फैम, ठीक है। इस फॉस्फैम को फिर अगर हम फर्दर हीट करें तो और अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है P3N5। इसी को हम फॉस्फोरस नाइट्राइड भी बोलते हैं। सो इसी के साथ आपके फॉस्फोरस की बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज कंप्लीट होते हैं। Now let's move on to the last topic related to the phosphazines, that is bonding in phosphazines। यानी कि phosphazines में हमें दिख तो रहा है, हम बना तो रहे हैं ट्राइमर्स, जब बना रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये कैसे बॉन्डिंग हो रही है, कैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे इनसे क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं कि हेलो फॉस्फेजिन्स बनते हैं, तो ये होती कैसे बॉन्डिंग, वो अब हम समझेंगे। सो बच्चों इसकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, और मतलब इस पर इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, रिसर्च हुई है, और फाइनली सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, बट एक बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव कहीं से भी नहीं आ पाया। तो इसमें जो हमें एक बार समरी दी हुई है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप बात करें कि फॉस्फोजीन्स में बॉन्डिंग होती कैसे है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे साइक्लिक फॉस्फोजीन होते हैं तो वो कैसे बनते हैं। जैसे ट्राइमरिक हमारी यूनिट है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग है प्लेनर, है ना। टेट्रामर्स यूनिट की अगर हम बात करें PnCl2 4, ये भी फ्लेक्सिबल होता है बट ट्राइमर से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर है, बट ये सिंपल प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी अलग अलग कन्फर्मेशंस भी देखने को मिली है, ये सिर्फ सिंपल प्लेनर स्ट्रक्चर में तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये चेयर कन्फर्मेशन, बोर्ड कन्फर्मेशंस भी शो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर 4 से भी ज़्यादा अगर हम ले लें ये यूनिट्स, यानी कि PnCl2 में हम 4 की जगह 5, 6, 7 यूनिट्स रिपीट करें, तो उस केस में प्लेनरिटी तो खत्म ही हो जाती है। ये लार्ज रिंग्स जो होंगी प्लेनर तो बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। सो अब इसमें बॉन्डिंग हो कैसे रही है, देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बॉन्ड है ना, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पाई बॉन्डिंग है वो भी देखने में हमें ऐसे लग रहा है जैसे बेंजीन में क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं तो डीलोकलाइजेशन होता है रिंग में, देखने में तो ये बेंजीन जैसा ही लग रहा है, बट ये वैसा नहीं होता है। ना ही ये एरोमेटिक नेचर शो करता है, ठीक है, और ना ही ये उस तरह की पाई बॉन्डिंग और डीलोकलाइजेशन शो करता है जैसे कि बेंजीन में होती है। तो इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट अभी समझेंगे। देखो मोस्टली जो साइक्लिक फॉस्फोजीन्स होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। ट्राइमर हेलाइड्स का हमने देख ही लिया, प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होता है। टेट्रामर में पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम डिटेल में इसकी बॉन्डिंग समझे तो सारे फॉस्फोजीन ग्रुप्स में आप देखोगे कॉमन क्या है, N डबल बॉन्ड P यूनिट, और उस फॉस्फोरस से 2 ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है। R बोल लो उनको या X बोल लो, ये हमारे बेसिक इसकी बैकबोन यूनिट है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की, देखो नाइट्रोजन पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 तो उसने सिग्मा बॉन्डिंग में यूज कर लिए। इसी तरह से फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, उस 5 में से उसने 4 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में यूज कर लिए। तो नाइट्रोजन पे जो बाकी बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और फॉस्फोरस पे कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये आप देख सकते हो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस पे 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो हम इजिली ये बोल सकते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे उसमें से 2
2 इलेक्ट्रॉन तो उसके नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जो अभी भी खाली है, और फॉस्फोरस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो भी खाली है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरैक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ये सबसे पहले इसका सजेस्ट किया गया स्ट्रक्चर। उसके बेसिस पे हमने फिर क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की, उसमें कुछ कंक्लूजन निकले इनके स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सरे स्टडी से हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि जो फॉस्फोजीन रिंग्स होती हैं और जो चेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो स्टेबल होती हैं। अगर इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है उसमें जनरली बॉन्ड लेंथ 158 पिकोमीटर तक होती है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल देखा गया जनरली 120 डिग्री सेल्सियस था, जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ना। और देखा गया इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो जो पी एन बॉन्ड्स होते हैं उनको हम ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एरोमेटिक सिस्टम जैसे जैसे बेंजीन में होता है उस तरह के ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं होते, ये वैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे होते हैं। सो दिस वॉज अ जनरल कंक्लूजन अबाउट द बॉन्डिंग इन फॉस्फोसीन्स। बट ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब पाई बॉन्डिंग हमने बोल दिया कि भाई जो नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन अभी खाली बचा और जो फॉस्फोरस पे बचा वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ये पाई बॉन्डिंग हो कैसे रही है उसके लिए सजेस्ट किया गया डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मॉडल। ये पर्टिकुलरली हम साइक्लोट्राइफॉस्फोजीन के लिए इसको देखते हैं कैसे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो सकती है। क्रैग एंड पैडक ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को सजेस्ट किया, ठीक है। उनके मॉडल की कुछ बेसिक अजम्पशंस थी जो उन्होंने अज्यूम किया कि भाई ऐसे ऐसे होता होगा। वो अजम्पशंस हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये अज्यूम किया कि जो साइक्लिक ट्राइफॉस्फोजीन्स होते हैं उसमें एक प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की वजह से ना। हमें पता है ये इसमें जो फॉस्फोरस है वो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कंक्लूजन कहाँ से निकले, इनके बॉन्ड एंगल्स के थ्रू। तो फॉस्फोरस के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो नाइट्रोजन के sp2 में से बाकी 3 तो जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज थे वो तो इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अभी उनमें एक में लोन पेयर प्रेजेंट है और एक में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसके ऊपर है, ठीक है। और बाकी जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो उसके बाकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे वो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो पी और फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। कैसे उसके बाद अगर पाई बॉन्डिंग की बात करें वो कैसे होगी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, तो देखो जो फॉस्फोरस के 3d ऑर्बिटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, और जो हमने अभी बताया कि नाइट्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। इसी पाई बॉन्डिंग को, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें डी और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, इसी को हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। एंड इसी को हम हीट्रोमॉर्फिक या फिर स्यूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। स्यूडो एरोमेटिक हमने इसलिए बोला क्योंकि एग्जैक्टली एरोमेटिक बॉन्डिंग तो इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है जी। तो ये सजेस्ट किया गया। उसके बाद इसमें ये और सजेस्ट किया गया कि हो सकता है इस डी पाई पी पाई बॉन्ड के अलावा और भी एडिशनल बॉन्ड्स बन रहे हो। वो एडिशनल बॉन्ड्स कैसे बन रहे हो सकते हैं, उसके चांसेस ये हैं कि भाई हमें पता है नाइट्रोजन पे अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हो सकता है नाइट्रोजन अपने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो पी ऑर्बिटल के अभी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और भी तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना, डी एक्स वाई प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रेजेंट है। तो अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉस्फोरस के इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर दे तो भी एडिशनल बॉन्डिंग हो सकती है। इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ये जनरली एक्स वाई प्लेन में होगी, इसको हम पाई डैश बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो ये बॉन्डिंग सजेस्ट की गई। इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को क्या बोला गया, इन प्लेन कोऑर्डिनेट पाई डैश बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये कंक्लूड किया गया कि इन फॉस्फोजीन्स में 2 तरह की बॉन्डिंग होगी। एक होगी आउट ऑफ प्लेन हीट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग, जो सिंपली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पाई बॉन्ड्स जब बनेंगे, फॉस्फोरस के 3d ऑर्बिटल्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, और जो नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे। एंड दूसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग थी इन प्लेन कोऑर्डिनेट पाई डैश बॉन्डिंग। ये कब होगी, ये तब होगी जब फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सो दिस वॉज सजेस्टेड, बट ये भी काफ़ी सारे फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट आए, डेवार आए, ठीक है। डेवार और उनकी जो टीम थी
उन्होंने ये प्रपोज किया कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी और भी कुछ अलग बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि इन दोनों के अलावा कुछ और भी हो रहा हो, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि भाई हो सकता है इसमें जो dy/z ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है ना, हो सकता है वो pz ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो ये वाली बॉन्डिंग भी पॉसिबल थी। तो इसके बेसिस पर उन्होंने एक और कंक्लूजन दिया, उन्होंने बोला कि हो सकता है इसमें कुछ अलग ही बॉन्डिंग हो रही है। उस बॉन्डिंग को बोला गया आइसलैंड टाइप बॉन्डिंग, ठीक है। इस आइलैंड टाइप बॉन्डिंग ये कैसे हुई, उन्होंने ये बोला कि जो फॉस्फोरस के डी एक्जेट और dy/z ऑर्बिटल से हो सकता है ये हाइब्रिडाइज करके, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स ऐसे बना रहे हो जो नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्टेड हो और नाइट्रोजन उनसे इंटरेक्ट कर रहा हो। इसकी वजह से हो सकता है नाइट्रोजन के आसपास 3 सेंटर्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि आप डायग्राम से देख भी सकते हो कि आइलैंड बॉन्डिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब 3 एटम्स के ऊपर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा हो। जैसे ही फॉस्फोरस बीच में आता है डीलोकलाइजेशन रुक जाता है, फिर वैसे ही जब हम फॉस्फोरस से नाइट्रोजन से फिर फॉस्फोरस की तरफ जाते हैं वहाँ पे फिर 3 एटम्स के ऊपर डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा वहाँ पे डीलोकलाइजेशन रुक रहा होगा और बाकी तीनों ऑर्बिटल्स के ऊपर फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बॉन्ड्स के ऊपर डीलोकलाइजेशन कंटिन्यू हो रहा होगा। तो इसलिए इसमें अलग बॉन्डिंग सजेस्ट की गई कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होता बल्कि आइलैंड बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे हर 3 एटम्स के ऊपर डीलोकलाइजेशन होता है, फिर एक नोड होता है, फिर डीलोकलाइजेशन, फिर एक नोड। सो ये अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए गए इसकी बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है जी। इनको एक बार फिर से कंक्लूड करें तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग बताई गई कि सिंपली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और फॉस्फोरस के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दूसरी बॉन्डिंग क्या सजेस्ट की गई कि पाई बॉन्डिंग भी हो रही है। वो कैसे हो रही है, नाइट्रोजन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, और जो हमारे पास फॉस्फोरस के 3d ऑर्बिटल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ओवरलैप करके क्या बना रहे हो, पाई बॉन्डिंग बना रहे हो। नेक्स्ट क्या सजेस्ट किया गया, हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा हो। वो कैसे बन रहा हो, नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर वापस फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में दे रहा हो, ठीक है, तो उसको हमने पाई डैश बॉन्डिंग बोला। उसके बाद ये सजेस्ट किया गया कि हो सकता है इसमें आइलैंड पाई बॉन्डिंग हो रही हो जिसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ना हो कि 3 सेंटर आइलैंड बॉन्ड्स बन रहे हो। तो दिस वाज ऑल दी डिस्कवरी एंड सजेशंस गिवन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोजीन्स। एग्जाम में बच्चों आपके जनरली पर्टिकुलरली वही साइक्लिक ट्राइफॉस्फोजीन्स का पूछा जाता है, दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ट्राइफॉस्फोजीन, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन साइक्लिक ट्राइफॉस्फोजीन्स। तो उसमें आपको ये सभी पॉइंट्स मेंशन करने हैं। आप इन पॉइंट्स को याद कर लो, पॉइंट बाय पॉइंट जब आप अलग अलग मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को क्लियर भी होगा और आपका आंसर करेक्ट भी जाएगा। इसी के साथ हमारे फॉस्फोजीन्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके सिलिकन्स के फर्स्ट 2 पार्ट्स एंड फॉस्फोजीन्स का ये पार्ट आप वॉच कीजिए, उसके बाद एक बार सिर्फ बुक में से रीडिंग कीजिए और आपका पूरा यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।